नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। समाजशास्त्र सोशोलॉजी में अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन। परिवर्तन से तात्पर्य है किसी भी वस्तु की समय के दो बिंदुओं में उसकी स्थिति में होने वाला बदलाव। आज से 5 साल पहले और आज के हिसाब से दोनों में जो डिफरेंट आएगा, समाज में क्या बदलाव हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या वेशभूषा चेंज हुई, क्या नए उद्योग धंधे सारे जो इसमें ये होता है कि भाई कितना चेंज आया, तो वह है सामाजिक परिवर्तन। मैकलॉरेन पेज की बात करें, कहते हैं सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। गिन्सबर्ग क्या कहता है? गिन्सबर्ग कहते हैं सामाजिक संरचना व समाज के ढांचे में होने वाला बदलाव सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। डेविस की बात कर लें, कौन सा? डेविस समाज की संरचना में तथा उसके विभिन्न भागों के कार्यों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। बोटोमोर की बात करें, बोटोमोर विभिन्न संस्थाओं व उनके स्वरूपों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। बोटोमोर विभिन्न संस्थाओं उनके स्वरूपों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अब सामाजिक परिवर्तन की हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं। यहाँ सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। विल्बर्ट मूर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1963 सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होता है। कैसा होता है? सार्वभौमिक, सामाजिक होता है, स्वाभाविक है, स्वतः होता है, अवसंभवी है, गति असमान व तुलनात्मक होती है। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सामाजिक परिवर्तन थोड़ी की जा सकती कि आज के कितने साल बाद क्या परिवर्तन होगा, थोड़ी कह सकते हैं अपन। सामाजिक परिवर्तन अवसंभवी होगा तो होगा ही, स्वाभाविक है, होगा, प्रकृति का नियम है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में संबंध की बात करें तो देखें, पर्यावरण है, एक तरफ प्रकृति, एक तरफ कृत्रिम मानव। प्रकृति के संदर्भ में जो है इसकी कॉन्सेप्ट हर्स्कोविस्ट और अल्फ्रेड वेबर है इसके समर्थन में। संस्कृति की बात करें, कृत्रिम मानव और इसका नाम संस्कृति दिया। संस्कृति भी दो टाइप्स है, भौतिक यानी मूर्त जो रूप में जो दिखाई देते हैं उनमें क्या चेंज आएगा, पंखा, लाइट, कुर्सी, ये भौतिक में हो गई। अभौतिक में क्या आएगा? ज्ञान, विश्वास, कला, सामाजिक संबंध, इनसे ये जो है परिवर्तन में सामाजिक परिवर्तन। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग जो होता है, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग होता है, उसे हम संस्कृति कहते हैं, हर्स्कोविस्ट ने कहा। अल्फ वेबर ने संस्कृति को दो भागों में बांटा। अल्फ्रेड वेबर ने बांटा, भौतिक व अभौतिक संस्कृति कहा। संस्कृति का वो भाग जो मूर्त हो, भौतिक संस्कृति कहलाता है। इसके विपरीत ज्ञान, कला, विश्वास, सामाजिक संबंध आदि अमूर्त पक्ष अभौतिक संस्कृति में सम्मिलित होता है। देखो, संस्कृति का वो भाग जो मूर्त हो, भौतिक संस्कृति कहलाता है। इसके विपरीत ज्ञान, कला, विश्वास, सामाजिक संबंध आदि अमूर्त पक्ष अभौतिक संस्कृति में सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन अभौतिक संस्कृति का भाग है। सामाजिक परिवर्तन किसका है? अभौतिक संस्कृति का भाग है। संस्कृति के किसी भी पक्ष में होने वाला बदलाव सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। संस्कृति के कोई से पक्ष में भौतिक, अभौतिक किसी में परिवर्तन हो, वो क्या कहलाएगा? सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। इस प्रकार सामाजिक जो है हमारे, इस प्रकार सांस्कृतिक परिवर्तन एक व्यापक अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन उसका एक भाग है। सांस्कृतिक तो व्यापक हो गई, लेकिन सामाजिक परिवर्तन उसका छोटा सा भाग है। सांस्कृतिक विलंबन की बात अपन कर लेते हैं। ये कई बार पूछा जाता है, एजटी सवाल आता है। सांस्कृतिक विलंबन, कल्चरल लेग, ओगबर्न का कंसेप्ट अवधारणा किसने दी? ओगबर्न ने, और इनकी बुक है सोशल चेंज 1922 में लिखी गई। इसमें क्या बताया? संस्कृति भौतिक, अभौतिक, ये भौतिक से अभौतिक में भी जा सकते हैं, अभौतिक से भौतिक में भी। देखें क्या है, भौतिक से अभौतिक में संस्कृति जो जाएगा परिवर्तन होगा भौतिक से अभौतिक की तरफ। इसका जो गैप अंतराल होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो समय होता है इसे कहते हैं सामाजिक विलंबन। देखते हैं, ओगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा प्रस्तुत करी। ओगबर्न के अनुसार बात करें, अभौतिक संस्कृति की तुलना में, ओगबर्न के अनुसार क्या, अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में समय के साथ तीव्र गति से बदलाव आते हैं तथा भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य अंतराल उत्पन्न हो जाता है, जिसे सांस्कृतिक विलंबन कहा जाता है। आगे निकल जाती है। देखो, भौतिक अभौतिक हुई, अब भौतिक संस्कृति अब अभौतिक से आगे निकल गई। ये जो गैप था वो क्या कहलाया? सामाजिक विलंबन। मैकलॉरेन पेज की बात करें, मैकलॉरेन पेज कहते हैं सांस्कृतिक विलंबन की आलोचना की तथा इसके स्थान पर विलंबन की संज्ञा दी। तकनीकी विलंबन की संज्ञा दी तथा भौतिक व अभौतिक संस्कृति के वर्गीकरण को नकारते हुए सभ्यताओं संस्कृति का नाम दिया। क्या दिया? सभ्यताओं संस्कृति का। अब सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान या प्रतिरूप क्या होंगे, किस किस तरह का पैटर्न से यहाँ पर मिलेगा।
तो मैकॉयर एंड पेज ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान बताए। कितने बताए? 3 पैटर्न बताए, 3 प्रतिमान बताए। सबसे पहला रेखीय उद्विकासीय प्रतिमान बताया। जब सामाजिक परिवर्तन एक सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा में हो, तो उसे रेखीय परिवर्तन कहा जाता है। जैसे वैज्ञानिक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी वगैरह जो परिवर्तन होंगे, टेक्निकल चेंज जो होंगे उसमें। अब है उतार चढ़ाव वाले प्रतिरूप की बात करें। उतार चढ़ाव वाले प्रतिरूप सामाजिक परिवर्तन का वो प्रतिमान जिसमें परिवर्तन की दर कभी तेज तो कभी धीमी हो, जैसे आर्थिक वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। चक्रीय परिवर्तन की बात यहाँ से करें। चक्रीय परिवर्तन जब सामाजिक परिवर्तन एक चक्र के रूप में हो, अर्थात जहाँ से प्रारंभ हुए पुनः वहीं लौट जाएं, तो चक्रीय परिवर्तन कहलाता है। जहाँ से प्रारंभ हुए पुनः वहीं लौट जाना, चक्रीय परिवर्तन। जैसे फैशन में परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में होने वाला बदलाव। चक्रीय परिवर्तन जहाँ से शुरू हुआ वहीं से। सामाजिक परिवर्तन की 6 प्रक्रियाओं की बात कर लें। क्या है साथ में? उद्विकास। कौन सा विकास? उद्विकास की अवधारणा डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीस में दी में प्रतिपादित की। डिसेंट ऑफ मैन में प्रतिपादित की डार्विन ने। डिसेंट ऑफ मैन इनकी रचना है। उद्विकास की निम्नलिखित विशेषताएं। उद्विकास की सरलता, समानता, समरूपता से जटिलता, भिन्नता और विषम रूपता की ओर होने वाला बदलाव है। ये धीमी गति से चरणबद्ध परिवर्तन है। धीमी गति से होता है लेकिन चरणबद्ध होता है। स्वाभाविक है, होगा ही होगा, आंतरिक कारणों से होता है। दीर्घकालिक प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया, उद्देश्य रहित होता है। इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। सामाजिक मूल्य से भी रहित है। विकास की बात करें। विकास की बात करें। विकास क्या? विकास व्यापक अवधारणा है, सामान्य भौतिक संस्कृति से संबंधित है। नियोजित परिवर्तन होता है। उद्देश्य पूर्व निश्चित होता है इसका पहले से। इसमें मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। विकास का मापन कठिन होता है कि कितना विकास में मापना कठिन है। विकास सदैव ऊपर की ओर ऊर्ध्व दिशा में होता है। अब प्रगति की बात करें। प्रोग्रेस की बात है यहाँ से करते हैं। प्रोग्रेस कौन सा रेस? प्रोग्रेस सामान्यतः अभौतिक संस्कृति से संबंधित है। इसमें भी नियोजित परिवर्तन होता है। उद्देश्य पूर्व निश्चित होता है। सामाजिक मूल्य समाहित युक्त होते हैं इसमें, और इससे समाज में नैतिकता में वृद्धि होती है। प्रगति से सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि होती है। वृद्धि की बात अपने यहाँ से करें। वृद्धि की बात करें। वृद्धि, ग्रोथ, ये मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। इसका मापन सरल है। दिशा पूर्व निश्चित नहीं होती इसकी। वृद्धि सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकती है वृद्धि में। क्रांति की बात कर लें यहाँ से। क्रांति अचानक तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन। इसमें पूरी व्यवस्था ही बदल जाती है। इसमें हिंसा भी सम्मिलित हो सकती है। सामाजिक परिवर्तन के स्रोत की बात करें। सामाजिक परिवर्तन के स्रोत संरचनात्मक, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण। सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों की अपने यहाँ से बात करें। सांस्कृतिक संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, लघु व दीर्घ परंपरा, सार्वभौमिकरण, संकरणीकरण। सामाजिक परिवर्तन के वे स्रोत जो समाज की संरचना या ढांचे में बदलाव लाते हैं। सामाजिक परिवर्तन के वे स्रोत जो समाज की संरचना या ढांचे में बदलाव लाते हैं संरचनात्मक स्रोत कहलाते हैं। औद्योगिकीकरण की बात करें। औद्योगिकीकरण की बात करें। उद्योगों की स्थापना करना औद्योगिकरण कहलाता है तथा उद्योग से तात्पर्य शक्ति चालित मशीनों के प्रयोग से होने वाला उत्पादन। औद्योगिकरण में क्या होता है? उद्योगों की स्थापना करना औद्योगिकरण कहलाता है। उद्योगों की स्थापना करने के ये सब मशीनों से इसका प्रयोग होता है। औद्योगिकरण से जनसंख्या का प्रवास होता है, माइग्रेशन होता है। ज़्यादा उद्योग हो जाएगा तो लोग आएंगे, पलायन करेंगे, प्रवास होगा। परिणाम स्वरूप समाज की संरचना में बदलाव आता है। इससे भी समाज में परिवर्तन होता है। भाई उद्योग बढ़ेंगे तो लोग जाएंगे, समाज में परिवर्तन आएगा श्रृंखला में। नगरीकरण की बात करें। नगरीकरण से तात्पर्य गाँव से शहर जाना, नगरों का विस्तार होना, नगरीय जीवन शैली को अपनाना। इन तीनों कारणों से समाज की संरचना में बदलाव आता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। आधुनिकीकरण की बात करें। आज तक प्रचलित कार्य करने का तरीका, परंपरा
तरीका कहलाता है। आज हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो आज तक जैसा काम कर रहे थे, आज से पहले जिस तरीके से काम कर रहे थे वो परंपरागत तरीका हो गया, लेकिन उससे हटना आधुनिकता कहलाता है। मान लो हम के पहले हाथ से बुनाई करते थे, तो आज अगर मशीन आ गई तो हम मशीन से शुरू हो गए, तो आधुनिकीकरण कहलाया। ठीक है, परंपरा से आधुनिकता की तरफ बढ़ना आधुनिकीकरण कहलाता है। आधुनिकीकरण के अंतर्गत तार्किकता, वैज्ञानिक सोच, मानवतावादी दृष्टिकोण, गतिशीलता आदि ये सम्मिलित होती है। सामाजिक परिवर्तन के वे स्रोत जिससे सामाजिक संबंधों में तथा समाज के संस्कृति, खान पान, वेशभूषा में बदलाव आए, सांस्कृतिक स्रोत कहलाता है। अब संस्कृतिकरण की बात करें। संस्कृतिकरण, एम.एन. श्रीनिवास। जब कोई निम्न हिंदू जाति अपने विचार, व्यवहार और जीवन शैली का त्याग करके किसी उच्च जाति, प्राय द्विज जाति के जीवन शैली का अनुकरण करे, तो ये प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है तथा कालांतर में उच्च जाति का दावा करे। निम्न जातियाँ और धीरे धीरे जो है वो अपने सुधार करें, उच्च जाति का दावा करें, तो ये संस्कृतिकरण है। श्रीनिवास ने प्रारंभ में इस प्रक्रिया को ब्राह्मणीकरण कहा। श्रीनिवास संस्कृतिकरण के माध्यम से जाति व्यवस्था में गतिशीलता को दर्शाते हैं। संस्कृतिकरण की एक इकाई नहीं होकर पूरी जाति का समूह होता है। संस्कृतिकरण की क्या एक इकाई नहीं होती, पूरी की पूरी जाति का समूह होता है। जाति होती है पर पूरा समूह होता है। संस्कृतिकरण में केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, न कि संरचनात्मक बदलाव। केवल पदमूलक बदलाव होते हैं। संस्कृतिकरण संदर्भ से संबंधित अवधारणा, संदर्भ समूह से अवधारणा। संस्कृतिकरण का संबंध अग्रिम सामाजिकरण से। अग्रिम यानी जिसमें आप जाना चाहते हैं, आज कल जाना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस पहले से शुरू कर दें तो अग्रिम सामाजिकरण हो गया। पश्चिमीकरण की बात करें, एम.एन. श्रीनिवास के कंसेप्ट। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय समाज में दिखाई देने वाले सभी परिवर्तन जो भौतिक और अभौतिक संस्कृति में आए, उन्हें सम्मिलित रूप से पश्चिमीकरण कहा गया। हमने ब्रिटिश शासन को जो देख के हमने अपने में जो अडोप्ट किया वो पश्चिमीकरण हो गया है ना। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के 2 चरणों का उल्लेख किया, प्राथमिक पश्चिमीकरण और द्वितीय पश्चिमीकरण की बात करें। वो अंग्रेजों के प्रत्येक संपर्क में आने वाले लोगों की जीवन शैली में होने वाला बदलाव प्राथमिक पश्चिमीकरण था। भाई वो समय राजा महाराजा या अंग्रेजों के जो भी काम कर रहे थे साथ में थे, तो उन्होंने डायरेक्ट उनके संपर्क में आके क्या हुआ, तो प्राथमिक पश्चिमीकरण था। अब उनसे देख के हमने किया तो वो क्या हो गया, द्वितीय पश्चिमीकरण। तथा उनके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों की जीवन शैली में आने वाला बदलाव द्वितीय पश्चिमीकरण कहलाता है। योगेंद्र सिंह की बात करें, योगेंद्र सिंह क्या कहते हैं, पश्चिमीकरण को संकीर्ण अवधारणा बताया इन्होंने, क्योंकि ये केवल ब्रिटिश प्रभाव को सम्मिलित करती है, अतः इसके स्थान पर आधुनिकीकरण शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया गया। आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग का सुझाव दिया गया। योगेंद्र सिंह की पुस्तकों की बात करें तो देखें, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण बुक है इनकी, है योगेंद्र सिंह जी की। धर्मनिरपेक्षीकरण अगला शब्द है, देखते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण। एम.एन. श्रीनिवास इसके संदर्भ में क्या कहते हैं, जब एक व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में धर्म के प्रभाव में उत्तरोत्तर कमी करता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब अपने जीवन में धर्म के प्रभाव में कमी करना, तो ये प्रक्रिया धर्मनिरपेक्षीकरण कहलाती है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य सभी धर्मों को समान मानने वाला या सर्वधर्म सम्मान की बात करने वाला। जब पश्चिम के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय धर्म और राजनीति के अलगाव या प्रतिकरण से है। लघु व दीर्घ परंपरा की बात यहाँ से कर लेते हैं। लघु व दीर्घ परंपरा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने मेक्सिको में चांगकोंग टेपोजलान का अध्ययन किया। द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक की रचना की। रेडफील्ड की बुक है द लिटिल कम्युनिटी, है ना, द लिटिल कम्युनिटी। रेडफील्ड ने परंपराओं को 2 भागों में बांटा, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा। वे परंपराएं जो सीमित क्षेत्र में प्रचलन में हो, ग्रामीण लोगों द्वारा प्रयोग में ली जाए, अलिखित हो तथा मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हो, लघु परंपरा कहलाती है। इसके विपरीत वे परंपराएं जो व्यापक क्षेत्र में प्रचलन में हो, व्यापक क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के साथ नगरीय लोगों द्वारा भी प्रयोग में ले जाए, लिखित हो, शास्त्रों में वर्णित हो, वो दीर्घ परंपरा कहलाती है। भाई सार्वभौमिकरण और संकीर्णीकरण की बात यहाँ से करते हैं। सार्वभौमिकरण, मैकियम मेरिट और मिल्टन सिंगर की बात करें, ने किशनगढ़ी यूपी का अध्ययन किया। ये 2 अवधारणाएं प्रतिपादित की। सार्वभौमिकरण की बात करें, सार्वभौमिकीकरण, जब लघु परंपरा के तत्व उठकर या विस्तार पाकर दीर्घ परंपरा की ओर अग्रसर हो तो प्रक्रिया सार्वभौमिकरण कहलाती है। संकीर्णीकरण की बात करें, संकीर्णीकरण, जब दीर्घ परंपरा के तत्व संकुचित होकर स्थानीय अर्थ ग्रहण कर ले या लघु परंपरा की ओर अग्रसर हो तो ये प्रक्रिया संकीर्णीकरण कहलाती है। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की बात करें,
सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। उद्विकासीय, चक्रीय, संघर्षवादी। उद्विकासीय में कॉम्ट, दुर्खिम, स्पेंसर, मॉर्गन, मार्क्स। कॉम्ट, दुर्खिम, स्पेंसर, मॉर्गन, मार्क्स, ठीक है ना। चक्रीय की बात करें, चक्रीय पेरेटो, टोइनबी, सोरोकिन, स्पेंगलर। चक्रीय में पेरेटो, टोइनबी, सोरोकिन, स्पेंगलर। संघर्षवादी की बात की, संघर्षवादी मार्क्स, डरेंडाफ, सीमित, कोजर। कॉम्ट का सिद्धांत, कॉम्ट ने मनुष्य की बुद्धि के विकास तथा समाज के विकास के 3 चरण बताए। कौन से? थियोलॉजिकल, धार्मिक, मेटाफिजिकल, तात्विक, पॉजिटिविस्टिक, ये आपके प्रत्यक्षवादी। मॉर्गन का सिद्धांत की बात करें, मॉर्गन ने समाज के विकास के 3 चरण बताए। असभ्य, बर्बर और सभ्य। मॉर्गन ने कितने बताए? असभ्य, बर्बर और सभ्य। कार्ल मार्क्स ने बताए, कार्ल मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली के आधार पर 4 प्रकार बताए। आदिम साम्यवाद, इसमें किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता या जीवन शिकार व कंदमूल पर डिपेंड होता आदिम वाले में। फिर आया दास प्रथा बताई, दास समाज बताया। कृषि कार्य का प्रारंभ, निजी संपत्ति की अवधारणा इसमें आई। फिर इसके बाद सामंतवादी आए, सामंत हो गए और फिर कृषक थे, कृषक के ऊपर सामंत हो गए। फिर पूंजीवादी में पूंजीवादी हो गए, एक तरफ से एक श्रमिक हो गए। पूंजीवादी के पश्चात समाजवाद व साम्यवाद की कल्पना इन्होंने करी, ठीक है ना, मार्क्स ने। उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध में मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या इन्होंने करी। उत्पादन प्रणाली उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंधों से मिलकर बनती है। भूमि, पूंजी, श्रम, तकनीक उत्पादन के साधन हैं तथा उत्पादन में संलग्न व्यक्तियों के मध्य संबंधों को उत्पादन के संबंध कहा जाता है। सर्वप्रथम उत्पादन के साधनों में बदलाव आता है, तत्पश्चात उत्पादन के संबंध भी परिवर्तित होते हैं। पहले क्या उत्पादन के साधनों में बदलाव आता है, पहले हम बैलों से करते थे, अब ट्रैक्टर हो गए तो ट्रैक्टर से करने लगे खेती, है ना। तो परिणाम स्वरूप उत्पादन प्रणाली बदलती है तथा समाज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित होता है। अर्थात उत्पादन प्रणाली अर्थव्यवस्था में होने वाला बदलाव क्या कहलाएगा? सामाजिक परिवर्तन। चक्रीय सिद्धांतों की बात यहाँ से कर ले। चक्रीय सिद्धांत, पर्यटन अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी, पर्यटक की पुस्तक है पर्यटक की माइंड एंड सोसाइटी में अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पर्यटन ने समाज को 2 भागों में वर्गीकृत किया। अभिजन वो सामान्य, अभिजन से तात्पर्य उन लोगों से जो समाज के किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर पर हैं तथा उस क्षेत्र में उनकी प्रभावकारी भूमिका हो, अभिजन कहलाते हैं। पर्यटन ने पुनः अभिजन को भी 2 भागों में बांटा, शासक अभिजन, गैर शासक अभिजन। वे लोग जो सत्ता में रहते हैं, यथास्थितिवादी होते हैं तथा बल प्रयोग से शासन करते हैं, इनमें लॉयन के गुण पाए जाते हैं। कौन से वाले? शासक अभिजन वाले, लॉयन वाले, ठीक है। गैर शासक सत्ता से बाहर होते हैं, तोड़ जोड़ में माहिर होते हैं तथा अपने गुणों में निरंतर सुधार करते हैं, इनमें फोक्स के गुण पाए जाते हैं। मौका लगने पर सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार सत्ता परिभ्रमण वो शासक एवं गैर शासक के मध्य होता है। शासक होता है लॉयन की तरह, पर गैर शासक होते हैं आज विपक्ष है तो जैन कैन प्रकरण जैसे कि सत्ता पाना होता है, ठीक है। टोइनबी की बात करें, टोइनबी ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री टोइनबी की रचना है। इन्होंने चुनौती एवं प्रत्युत्तर थ्योरी दी, चेंज एंड रेस्पॉन्स थ्योरी। समाज के दो तरीके से बदलाव होता है, तो प्राकृतिक, एक सामाजिक। प्राकृतिक रूप से कौन कौन बदलाव करता है? बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए। सामाजिक में एक तो आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। टोइनबी ने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसी समाज या सभ्यता को 2 तरीके से चुनौती मिलती है, तो प्राकृतिक, एक सामाजिक। प्रकृति प्रदत्त बाढ़, अकाल, सुनामी, भूकंप आदि प्राकृतिक चुनौतियां हैं। सामाजिक चुनौतियों को भी 2 भागों में बांटा गया, आंतरिक और बाह्य। शासक वर्ग, जब शासित जनता द्वारा शासक वर्ग का विरोध किया जाए तो ये आंतरिक चुनौती है। जब शासित जनता द्वारा शासक वर्ग का विरोध किया जाए, जैसे कि आंतरिक आज चल रहा है ना देश में, तथा जब कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे तो बाह्य सामाजिक चुनौती होगी, जैसे कि भारत पाकिस्तान का भी हुआ था। इन चुनौतियों का सामना सर्जनशील अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा किया जाता है, तब तक सभ्यता बनी रहती है तथा प्रत्युत्तर देने में असफल होने पर सभ्यता नष्ट हो जाती है। जब तक जवाब देते जाएंगे तब तक सभ्यता बनी रहेगी, जिस दिन सभ्यता का हम जवाब नहीं दे पाएंगे उस दिन सभ्यता नष्ट हो जाएगी। सोरोकिन की बात करें, सोरोकिन इनकी बुक है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक, इनकी बुक है, और सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता। संस्कृति की बात करें, संस्कृति देखो भौतिकी से
भौतिकी से आप आदर्शवादी के बाद विचारणीय आध्यात्मिक में चले जाएंगे। देखें, पेंडुलम को इसको सीमाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है, अंतर्निहित कारकों का सिद्धांत इसको कहा जाता है। सोरोकिन ने संस्कृति के 3 भागों में बांटा। भौतिक संस्कृति वो संस्कृति जो भौतिक सुख सुविधाएं या इंद्रिय सुखों को महत्व प्रदान करती, इंद्रिय सुखों की बात करती। आदर्शवादी, इसमें भौतिकवादी और आध्यात्मिक दोनों संस्कृतियों का मिश्रण होता है। और उसके बाद आदर्शवादी हो गया। आध्यात्मिक ये वो संस्कृति जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष आदि विषयों पर बल देती है। सोरोकिन के अनुसार संस्कृति में परिवर्तन घड़ी के पेंडुलम की भांति होता है, अतः इसे पेंडुलम सिद्धांत भी कहा जाता है। किसी भी संस्कृति के विकास की एक चरम स्थिति होती है। हर एक विकास की, हर एक लाइफ की एक विकास की चरम सीमा होती है, उसके बाद नहीं होता, उससे आगे विकास नहीं होता, अतः उसे सीमाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। संस्कृति के विकास की चरम स्थिति के पश्चात आंतरिक कारणों के परिणाम स्वरूप वो दूसरी तरफ अग्रसर होती है, अतः इसे अंतर्निहित कारकों का सिद्धांत भी अपन कहते हैं। ये उसके पश्चात जो है अपनी दूसरी तरफ दिशा कर ले, दूसरी तरफ अग्रसर होती है, ये इसे हम अंतर्निहित कारकों का सिद्धांत इसको कहते हैं। स्पेंगलर का सिद्धांत देखिए अगला, द डेक्लाइन ऑफ द वेस्ट, पश्चिम का पतन, बुक है द डेक्लाइन ऑफ द वेस्ट। स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक द डेक्लाइन ऑफ द वेस्ट में संस्कृति की तुलना व्यक्ति के जन्म मृत्यु चक्र से की है। जिस प्रकार व्यक्ति का जन्म, विकास व मृत्यु होती है, उसी प्रकार संस्कृति का भी जन्म, विकास व मृत्यु होती है। स्पेंगलर के अनुसार संस्कृति की अनुमानित आयु 1000 वर्ष है। कितनी मानी? 1000 वर्ष। पश्चिम की संस्कृति 900 वर्ष पूरे कर चुकी है, अतः इसका पतन निकट है। स्पेंगलर ने संस्कृति की तुलना ऋतु चक्र से करी है। अगला देखें, संघर्षवादी सिद्धांत। इन सिद्धांतकारों ने के अनुसार समाज में परिवर्तन संघर्ष के कारण होता है, हालांकि संघर्ष अनेक कारकों का परिणाम होता है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत देख ले वापस अपन। कार्ल मार्क्स ने समाज को 2 भागों में बांटा, अधोसंरचना और अधिसंरचना। अधोसंरचना के संदर्भ में यहाँ पर देखें, अधोसंरचना के अंतर्गत उत्पादन प्रणाली या अर्थव्यवस्था को रखा तथा अन्य सभी संस्थाएं अधिसंरचना का भाग है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली में होने वाला बदलाव अधिसंरचना में भी परिवर्तन लाता है। अधि और अधो में 2 में बांटा। तो मार्क्स सामाजिक परिवर्तन में केवल आर्थिक कारक को ही स्वीकार करते हैं, अतः उन्हें आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। अब डेरेनडाफ की बात करें, डेरेनडाफ मार्क्स की आलोचना करते हुए क्या लिखा? सामाजिक परिवर्तन अनेक कारकों का परिणाम है। सामाजिक परिवर्तन अनेक कारकों का परिणाम है, ठीक है ना। इसकी केवल आर्थिक आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। डेरेनडाफ कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन अनेक कारकों का परिणाम है, इसे केवल आर्थिक आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। हालांकि सामाजिक परिवर्तन संघर्ष के कारण होता है, लेकिन संघर्ष का प्रमुख कारण तो राजनीतिक है। डेरेनडाफ के अनुसार प्रत्येक समाज में शक्ति या सत्ता का असमान वितरण पाया जाता है, जो संघर्ष का मूल कारण है। शक्ति या सत्ता का असमान जो वितरण पाया जाता है, वही संघर्ष का मूल कारण है। सिमेल की बात कर लेते हैं। सिमेल क्या कहते हैं? सिमेल ने सामाजिक परिवर्तन के संघर्षवादी सिद्धांत का समर्थन करा है, लेकिन मार्क्स डेरेनडाफ की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि संघर्ष ना तो आर्थिक कारक और ना ही राजनीतिक कारक का परिणाम है, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों से भिन्नता संघर्ष का मूल कारण है। व्यक्तिगत स्वार्थ की बात करता है सिमेल। इस प्रकार संघर्ष स्वार्थों की क्या है? टकराहट है। उसके बाद कोजर आते हैं। कौन सा जर है? कोजर आता है। कोजर कहते हैं, कोजर ने प्रक्रियात्मक संघर्षवादी इन्होंने कंसेप्ट दिया। कोजर ने संघर्ष के सकारात्मक परिणामों की क्या करी? चर्चा करी। कोजर के अनुसार बात करें, कोजर क्या कहते हैं? कोजर, जब भी 2 समूह आपस में संघर्षरत हो तो प्रत्येक समूह की आंतरिक एकता बढ़ जाती है, अतः कोजर प्रक्रियात्मक संघर्षवादी कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन के कारकों की बात करें तो प्राकृतिक जलवायु संबंधी कारक हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन में प्राकृतिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक घटनाओं या भूमि उच्चाउच के कारण भी समाज में अनेक बदलाव आते हैं। भाई जलवायु परिवर्तन हो गए, नदियाँ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है ना। हंटिंगटन ने जलवायु व भूमि दोनों का सामाजिक संबंधों पर घनिष्ठ प्रभाव बताया है। जनसंख्या संबंधी कारक, सामाजिक परिवर्तन जनसंख्या भी एक कारक है, कभी बढ़ गई कभी घट गई। माल्थस ने जनसंख्या विश्लेषण किया। माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय दर से होती है तथा खाद्यान्न में अंकीय दर से होती है। भाई खाद्यान्न कम बढ़ता है और ज्यामितीय दर से जनसंख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार 25 वर्षों में किसी भी देश की जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति की तुलना में दुगनी हो जाती है। दुर्खिम ने भी जनसंख्या वृद्धि के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को समझाया। आर्थिक कारक माना कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन एकमात्र कारक आर्थिक को ही स्वीकार करता है। प्रौद्योगिकी कारक की बात करें, प्रौद्योगिकी कारक में ममफोर्ड और वेस्टलन आते हैं। ममफोर्ड सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल प्रौद्योगिकी कारक को उत्तरदायी मानता है तथा ममफोर्ड को प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी भी कहा जाता है। ममफोर्ड को, है ना।
वेम्बलन ने सामाजिक परिवर्तन का कारण प्रौद्योगिकी को माना। सांस्कृतिक कारक स्वीकार करता है। मैक्स वेबर सामाजिक परिवर्तन के लिए विचारों को महत्वपूर्ण मानता है, विचारों को, अतः वो सांस्कृतिक कारक पर बल देता है। आर्थिक कारक को स्वीकार करते हैं ये, ठीक है। अगले वीडियो में, नमस्कार।